हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। एक बार फिर वीआरए टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने जितना सपोर्ट और प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, एक बार फिर लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है। रोज खबरें आ रही हैं अबाउट द सर्ज इन केसेस ऑफ कोरोना इन्फेक्शन। एक तरफ लोग मर रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका जैसी कंट्री में एक्सपोनेंशियली ये बढ़ रहा है क्योंकि लोग थोड़े से कॉम्प्लिसेंट हो गए थे। बम्बई जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ पे भी सेक्शन 144 लग गया है। 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी में आप जा नहीं सकते हैं, इसलिए क्योंकि जब लॉकडाउन शुरू में खुला था तो लोगों ने उसको बहुत ईजिली ले लिया था। तो बिफोर आई मूव अहेड, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। इट्स वेरी सिंपल टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। मेरी वर्ल्ड के टॉप डॉक्टर्स, खास तौर पे जो वर्ल्ड का नंबर 1 मेडिकल रिसर्च सेंटर है, ह्यूस्टन मेडिकल रिसर्च सेंटर, वहाँ के डॉक्टर से हफ्ते में 2-3 बार बात होती है। और ये लोग वैक्सीन बनाने वाली टीम के मेंबर्स हैं। सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। आप हाथ धोते रहिए। कुछ भी टच किया, अगर हाथ धोने की फैसिलिटी नहीं है, 3 ड्रॉप डाल लीजिए, हाथ में यूँ मल लीजिए और तुरंत जो पहली फुर्सत में हाथ धो लीजिए। और ये तो बहुत अच्छी बात है। भारत में आप देखिए, कुछ भी घर में कोई आता है हाथ धोता है, घर से जाता है हाथ धोता है, खाने के पहले हाथ धोते हैं, खाने के बाद हाथ धोते हैं। ये तो भारतीय संस्कृति है ही, जो कि अब पूरा विश्व सीख रहा है। नंबर 2, हर समय चेहरे पे मास्क बांधे रखिए। और ये बात समझने में भारतीयों को बहुत दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत की 70% से ज़्यादा जनता, आप देखिए, गमछे बांध के घूमती है गर्मी के कारण, धूल के कारण। आपने लड़कियों को देखा होगा, कॉलेज जाने वाली, जो स्कूटर चलाती हैं, साइकिलों में जाती हैं, वो पूरा का पूरा अपना ढके रहती हैं। भारत के लिए अपनी नाक और मुंह को किसी कपड़े या गमछे से बांधे रहना या चुन्नियों से बांधे रहना कोई बहुत नई बात नहीं है। ये बात भी भारत से आज पूरा विश्व सीख रहा है। और तीसरी बात, लोगों से दूर रहना। 6 फीट तो मिनिमम, पर उससे ज़्यादा दूर रह सके तो उससे ज़्यादा दूर रहना। आप ये 3 चीज़ें फॉलो करें तो आपका जीवन सुरक्षित रह सकता है। और ये जो दूरी की बात है, ये कोई गलत बात नहीं है। आप देखिए, भारत में एक प्रथा रही है दूर से नमस्कार करने की। शेक हैंड हमारी प्रथा नहीं है, ये भी भारत से ही सारी दुनिया सीख रही है। और दूसरा, हमारे यहाँ एक दूर खड़े होके सामने वाले को प्रॉपर रिस्पेक्ट देके बात करने की प्रथा हमेशा से रही है। इसीलिए टेबल पे बैठ के खाना खाने की जो प्रथा विदेश की है, वेस्ट की है, वो हमारे यहाँ कभी रही नहीं। तो अब मॉडर्न ज़माने में हमने अपना ली है। हमारे यहाँ हमेशा प्रथा नीचे बैठ के, दूर आमने सामने बैठ के खाना खाने की रही है। अगर देखा जाए तो भारत की कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हल्दी का प्रयोग करना, लौंग का प्रयोग करना, काढ़ा पीना, थोड़ा दरवाजे खिड़कियां खुली रखना जिससे इम्यूनिटी बढ़े, कीटाणु घर से बाहर निकल जाएं, गोबर से घर को लीपना, इस तरह की तमाम अगर जाएं तो इसमें घंटों बीत जाएंगे। तो आज मैं आपसे यही चर्चा करने वाला हूं कि जो ये नई दुनिया बनने वाली है, ये जो महामारी के बाद जो नई दुनिया है, इसमें भारत की विचारधारा का क्या रोल होगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप पूरे अगर विश्व का इतिहास देखें, हजारों लाखों साल का ह्यूमैनिटी का इतिहास देखें, तो इसमें यह पूरा इतिहास वायलेंस से भरा हुआ है। लगातार कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल, लड़ाई से भरा हुआ है। ऐसा क्यों है? विश्व की पॉपुलेशन आज समझ लीजिए लगभग 7.5 बिलियन है, मतलब 7.5 अरब। और इस दुनिया में एक वक्त में, एट एनी गिवन मोमेंट, 7.5 बिलियन एजेंडा चलते रहे हैं। दोस्तों, आज ये महामारी इतनी ज़्यादा फैल गई है कि कई बार तो ऐसा लगता है कि आगे क्या होगा। और पहली बार ह्यूमैनिटी की लाखों साल के इतिहास में ऐसा हुआ है कि आज 7.5 बिलियन एजेंडा नहीं, सिर्फ एक एजेंडा है, और वो है हाउ टू सर्वाइव। एक तरफ वैज्ञानिक लोग, नोबेल लॉरेट लोग, WHO जैसी ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं कि वर्स इज येट टू कम। ऐसा भी कहा जा रहा है साइंटिस्ट्स और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कि शायद और पेंडेमिक्स आएंगी, जो कि
धीरे धीरे वर्ल्ड की 50% पॉपुलेशन पूरी खत्म हो सकती है। एक तरफ ऐसी निराशाजनक खतरनाक बातें चल रही हैं और वहीं दूसरी तरफ मैंने आज पढ़ा कि पोर्चुगल में एक लड़का जो कि यूरोप में है, एक छोटी सी बोट में 90 डेज लगातार 90 दिन छोटी सी अपनी नाव में पूरा अटलांटिक क्रॉस करके लैटिन अमेरिका में जहां उसके बुजुर्ग पिताजी रहते थे उनसे मिलने गया कि ताकि उन्हें कुछ हो तो आखिरी वक्त में उनके साथ रह सके। इतनी होप भरी भी खबरें आ रही हैं और ऐसे में ये कोई बहुत अचंभे वाली बात नहीं है कि एक नए विश्व की, एक न्यू वर्ल्ड की, एक न्यू ह्यूमन कोड की, एक न्यू ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन की, स्ट्रक्चर ऑर्डर की बात चल रही है। तो ये जो न्यू वर्ल्ड की जो कल्पना है, ये न्यू वर्ल्ड कैसा होगा? क्या होंगी इसकी मान्यताएं? क्या होंगी इसकी वैल्यूज? कौन से ऐसे वो प्रिंसिपल्स होंगे जिस पे ये आधारित होगा? क्या कंज्यूमरिज्म, डोमिनेंट टेक्नोलॉजी, सिलिकॉन वैली की कॉरपोरेट ग्रीड, कंट्रीज के ईगोस, ये जो डोमिनेशन, ग्रीड, ईगो की जो है, क्या ये नए प्रिंसिपल्स होंगे? क्या मल्टीलेटरलिज्म नए प्रिंसिपल्स होंगे? क्या ये जो हमने इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, लिबरलिज्म, ये जो कॉन्सेप्ट्स बनाए हैं जो धीरे धीरे सब फेल होते जा रहे हैं, क्या इनके प्रिंसिपल्स होंगे? क्या यूरोपियन वेस्टर्न प्रिंसिपल्स होंगे या ईस्टर्न प्रिंसिपल्स होंगे? आज अगर आप देखें तो जो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड है वो बाहर से तो बहुत धनी और रिच है लेकिन अंदर से बहुत गरीब है, और जो ईस्टर्न वर्ल्ड है वो अंदर से तो बहुत धनी और रईस है स्पिरिचुअलिज्म के कारण, लेकिन बाहर से बहुत गरीब है। तो ऐसे में कौन सी मान्यताएं निकल के सामने आएंगी? मेरा ऐसा मानना है कि जो न्यू वर्ल्ड बनेगा उसमें प्राचीन भारतीय मान्यताएं, जो प्राचीन भारतीय विचारधारा है, जो एंशिएंट इंडियन विजडम है, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। भारत पूरे नए आने वाले विश्व को, नई जनरेशन को एक नई राह, एक नई रोशनी दिखा सकती है और भारत एक विश्व गुरु का रोल प्ले कर सकता है। आइए आज इसी बात पर चर्चा करते हैं, न्यू वर्ल्ड एंड द रोल ऑफ इंडिया। तो मैं आपको एक सीन बताता हूं और ये सीन मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। बंबई के एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल से एक यंग लड़का निकलता है। उसने रोलेक्स की घड़ी पहनी हुई है, एक वर्साचे का बैग लटका हुआ है और उसने तमाम ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं और वो अभी अभी 10-15 हज़ार रुपए का एक सैलून में अपने हेयर स्टाइलिंग का बिल पे करके निकला है। वो वैले को अपनी गाड़ी का टोकन नंबर देता है। 1-1.5-2 करोड़ की गाड़ी आके सामने रुकती है। वो वैले को 500 रुपए टिप में देता है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस गाड़ी में बैठता है और म्यूजिक ऑन करता है, एसी ऑन करता है और एक रीमिक्स म्यूजिक जो कि इंडियन म्यूजिक को फ्यूज करके वेस्टर्न म्यूजिक के साथ बनाया गया है, उसको चलाता है। वो दोनों लोग अपने अमेरिका जाने के प्लान को डिस्कस करते करते एक माहिम की मस्जिद के सामने रुकते हैं। रात का वक्त है और इस वक्त उस मस्जिद के सामने एक कीमा पाव वाला बैठता है जो बड़ा फेमस है। वो गाड़ी रोकते हैं, कीमा पाव वाला जो है वो उनको देखता है और पहचान जाता है और उसका जो लड़का है वो कीमा पाव बटर वटर लगा के उनके लिए लेके आता है। इसी बीच में उनके यहाँ छोटा सा नॉक होता है, वो नीचे झांक के देखते हैं। एक बिना पाँव वाला व्यक्ति जो इंडिया में आपने देखा होगा फिजिकली चैलेंज लोग होते हैं, वो कई बार एक छोटी सी गाड़ी अपने लिए बना लेते हैं और वो नीचे गाड़ी से आके भीख मांगते हैं। ये लड़का उसको बहुत गालियां देता है और वहाँ से भगा देता है। सामने बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, उन होर्डिंग में लिखा हुआ है कि हाउ फॉर 1,20,000 रुपीज़ यू कैन गो फॉर अ वेकेशन टू बहामास एंड एक्सपीरियंस वन ऑफ द बेस्ट हॉलीडेज ऑफ योर लाइफ। इसी बीच कुछ यूनक्स, ट्रांसजेंडर्स, वो आते हैं और एक देसी बॉलीवुड फिल्म का गाना गाने लगते हैं और ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाते हैं। वो लड़का एक बार फिर उन्हें गालियां देता है और वहाँ से भगा देता है।
और वो खाने के बाद वो जो पत्तल है उस पत्तल को यूं करके फेंकता है और वो पत्तल जाके गिरती है एक बड़े से कूड़े के ढेर पे, जहाँ पे सूअर के बच्चे, कुत्ते के बच्चे और इंसान के बच्चे इमीडिएटली उस पत्तल के ऊपर झपटते हैं और उसमें जो थोड़ा बहुत कीमा या पाव बचा हुआ है, ये तीनों लोग उसके लिए आपस में झगड़ा करने लगते हैं। वो लड़का गाड़ी की अपनी खिड़की बंद करता है, गाड़ी लेके निकलता है, अपनी गर्लफ्रेंड को घर पे छोड़ता है, रात को आके अपने आलीशान घर में सोता है और सोने के पहले सोशल मीडिया पे कुछ मैसेजेस चेक करता है जिसमें ब्लैक लाइव्स मैटर को लेके ट्रेंड चल रहा है। और वो ब्लैक लाइव्स मैटर पे, जो कि अमेरिका में हो रहा है, बंबई में अपने घर में सोते हुए सोशल जस्टिस के ऊपर 5-6 कोट्स लिखता है और आंख बंद करके सो जाता है। ये मैंने आपको किस्सा इसलिए बताया कि आपको यह समझ में आएगा कि इस विश्व में कितनी डिस्क्रिपेंसी है। एक तरफ ऐसी प्रीमियम ऑसम जिंदगी चल रही है जिसकी कल्पना करना मुश्किल है, जिसकी चर्चा सिर्फ जो रोमन डिबॉचरी है उसमें मिलती है, जो अय्याशी की, ऐशो आराम की जो जिंदगी है, एक ऐसा एस्पिरेशन जो कि आपको बहामास में एक ऐसा छुट्टी का एक्सपीरियंस दे सकता है जिसकी ब्लू वाटर्स में जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। और दूसरी तरफ इंसान के बच्चे, सूअर के बच्चे और कुत्ते के बच्चे आपस में एक छोटे से वो पाव के टुकड़े के लिए बचे हुए कीमा को चाटते हुए आपस में एक दूसरे को अपने खुर से लड़ाई लड़ रहे हैं। एक दूसरा मैं आपको सीन बताता हूं। एक फिल्म थी, मुझे आश्चर्य है वो फिल्म इतनी पॉपुलर क्यों नहीं है, गॉड्स मस्ट बी क्रेजी। उस फिल्म का सीन बताता हूं। उसमें एक अफ्रीका में एक ट्राइब रहती है जिनकी अपनी भाषा तक नहीं है, जो लोग सिर्फ साउंड से बात करते हैं इस तरह से, और उनमें आपस में काफ़ी प्रेम है। वो बड़े प्यार से रहते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के कल्याण के लिए काम करते हैं। जो मिलता है उसे आपस में बांट के खाते हैं। इसी बीच एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स हैं जो कि शायद मुझे याद नहीं है, शायद न्यूयॉर्क टाइम्स के जर्नलिस्ट हैं, जो अमेरिका से, न्यूयॉर्क से, मैनहट्टन से एक प्लेन में निकलते हैं। छोटा प्लेन है, चार्टर्ड प्लेन है, और वो अफ्रीका के इस ट्राइब के गांव के ऊपर से निकलता है। वो लोग कोका कोला पी रहे हैं और कोका कोला पीते हुए वो अपनी जो बोतल है, चूंकि इट्स अ लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, तो कोक की जो बॉटल है उसको खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। इट्स अ कॉमेडी फिल्म, सटायरिस्टिकल फिल्म। और वो कोक की बोतल आके नीचे उस गांव में गिरती है। जो ये अफ्रीका में जो ट्राइब रह रही है, बुरी तरह से लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये भगवान ने कोई उनके ऊपर श्राप भेजा है और ये ईश्वर का आतंक है और ये कोई राक्षस या दानव का काम है। पर धीरे धीरे वो लोग उसके पास जाते हैं और उन्हें लगता है नहीं, ये बोतल तो बड़ी, उसमें फूंक मारते हैं, सीटी बजने लगती है। फिर वो उससे आटा बेलने लगते हैं, बेलन की तरह यूज़ करने लगते हैं। उससे वो जो फल होते हैं, कड़े फल होते हैं, उनको तोड़ने लगते हैं और धीरे धीरे उनको समझ में आता है ये बड़ी पावरफुल चीज़ है। और शुरू होता है एक सिलसिला उसके पोजेशन का, कि इसको जो पोजेस करेगा वो सबसे पावरफुल आदमी होगा। फिर जेलसी का, आपस में कंपटीशन का, हेट्रेड का, वायलेंस का, कम्युनिटी पॉलिटिक्स का, ग्रुप पॉलिटिक्स का, और जितनी भी नेगेटिव फोर्सेस हैं, एक कोका कोला की बोतल के कारण किस तरह उस ट्राइब को बर्बाद करने लगती हैं। अंत में एक जो उसका जो प्रोटैगनिस्ट है वो कहता है नहीं, जब तक ये श्राप है ईश्वर का, जब तक इस कोका कोला की बोतल को आई डू नॉट थ्रो इट एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ दुनिया खत्म होती है, जिसके बाद दुनिया ही नहीं है, वहाँ फेंक के नहीं आऊँगा, तब तक यहाँ कुछ होगा नहीं। एंड देन ही गोज ऑन अ जर्नी टू थ्रो दैट बॉटल ऑफ कोक। इट्स अ वेरी मेटाफोरिकल फिल्म। आज पूरा जो विश्व है वो पोजेशन की, पावर की, ग्रीड की जो कंपटीशन है, उसके पीछे ऐसा अंधा होके भाग रहा है कि उसको शायद कहीं समझ में ही नहीं आ रहा है कि जीवन का अर्थ क्या है। और ये जीवन का जो अर्थ है,
इसको ढूंढते ढूंढते आज हम एक ऐसी जगह पे आके खड़े हो गए हैं जहां पे चारों तरफ अंधकार है। और ऐसे में भारत का क्या रोल है? तो भारत की जो मूल विचारधारा है वो है सादा जीवन उच्च विचार। आज पूरा विश्व लौट के इसी की तरफ आ रहा है। यह भारत की एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। सादा जीवन उच्च विचार का जो मंत्र है, इसका अर्थ क्या है, मैं आपको बहुत संक्षेप में समझाता हूं। इसका मतलब है यह है एंटी पोजेशन थ्योरी। सादा जीवन मतलब सिर्फ जितने की आपको जरूरत है उतना ही उपयोग करें। ये जो धरती है, इसमें जो प्रकृति है, इससे सिर्फ उतना ही कंज्यूम करें जितनी आपको आवश्यकता है। और अगर आप एक लिस्ट बनाएं तो आपको बहुत ज्यादा की आवश्यकता भी नहीं है। और तो और आप ज्यादा सांसें भी ना लें, सांसें भी आप गिन के लें, इसलिए आप लंबी सांस लें और धीमे से छोड़ें। यह भी सादे जीवन का ही एक अंग है। स्लो ब्रीदिंग। आप एजिटेटेड ना हो, आप जहां बैठें शांति से बैठें, शांति से विचार करें। और उच्च विचार, उच्च विचार क्या है? उच्च विचार को पतंजलि ने बड़े सिंपल तरीके से बताया है। उच्च विचार जो है वो सिर्फ इतना है, वननेस, हाउ यू बिकम वन विद योर सराउंडिंग्स। मतलब ये जो धरती में प्रकृति है, ये प्रकृति और आपके जो कर्म हैं, ये कैसे एक हो सकते हैं। इसीलिए पतंजलि ने बात की है पौरुष और प्रकृति की। पौरुष का मीन्स है कर्म, कर्म मीन्स योर एक्शंस, आप जो करते हैं। अगर मैं अपना हाथ भी हिलाता हूं, ये एक तरह का एक्शन है। क्या इस एक्शन से जो ये प्रकृति है, द नेचर, जो मेरे आसपास एयर है, पानी है, जीव जंतु हैं, इस पे क्या फर्क पड़ता है, उसके बारे में चिंतन करना, उसके बारे में मनन करना। तो आइए जीवन के एक एक पहलू को समझने की कोशिश करते हैं कि नई दुनिया में, इस न्यू वर्ल्ड में वो कैसा होगा। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिक्स की। विश्व में ऐसी कोई चीज नहीं है जो राजनीति से अछूती हो। जो कुछ हमारे चारों तरफ हो रहा है, ये कोरोना की भी जो समस्या है, आप लिख के ले लीजिए, अंत में ये सारी की सारी राजनीति से ही जुड़ी हुई निकलेगी। क्योंकि राजनीति ही तो पॉलिसीज बनाती है। राजनीति के ही कारण तो इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो हो रहा है। और ये राजनीति थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। सबको लगा, जब यूएनओ की कल्पना की गई तो सबको ये लगा कि अब वक्त आ गया है इंटरनेशनल कोऑपरेशन का। तो हमने जो फ्री मार्केट की कल्पना की, वो भी इसीलिए सोच के की कि इंसान के अंदर एक फ्री विल है और उसमें टोटल फ्रीडम होनी चाहिए, जिसमें जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी वो उसके हिसाब से प्रोड्यूस करेगा, उसके हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। बट देयर विल बी अ फ्री ट्रेड एंड फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सो दैट गरीब से गरीब आदमी भी उसका फायदा उठा सके। और इसके पीछे एक परिकल्पना यह थी कि इससे गरीबी कम होगी और इक्वालिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बराबर होते जाएंगे। लेकिन मैंने जैसे आपको पहला किस्सा बताया, एक अमीर लड़का जो अपनी गाड़ी में निकलता है और किस तरह से कुत्ते के बच्चे और इंसान के बच्चे एक पाव के टुकड़े के लिए आपस में लड़ाई करते हैं। मैंने जो आपको गॉड मस्ट बी क्रेजी का किस्सा बताया, इस तरह की इनइक्वालिटी जो है ये बढ़ती जा रही है और आज दुनिया में इतनी ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी है डिस्पाइट ऑल दिस मल्टीलेटरलिज्म। और इसको कम करने के लिए हमने एक कल्पना की ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन इसलिए चालू किया गया ताकि देयर इज अ फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, देयर इज अ फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, देयर इज फ्री कनेक्टिविटी। पर आज आप ये देखिए कि जो कोरोना वायरस का स्प्रेड हुआ, ये इसी फ्री कनेक्टिविटी के कारण हुआ। ये जो अनरेगुलेटेड, अनचेक्ड ग्लोबलाइजेशन था, उसी के कारण साइंटिस्ट लोगों का, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का, पॉलिटिशियंस का मानना है कि ये जो इम्बैलेंस ऑफ पावर था, कहीं इसके कारण चाइना ने एक बायो टेररिज्म के नाम से इस वायरस का मैन्युफैक्चर तो नहीं किया। क्योंकि इसके जितने सिम्टम्स हैं, इसकी जितनी ट्रेट्स और क्वालिटीज़ हैं, ये सारे नेचुरल नहीं हैं। ये ऐसा लगता है कि ये सिंथेटिकली क्रिएट किया गया है।
और शायद गलती से निकल के बाहर आ गया, मुझे पता नहीं है, पर ये साइंटिस्ट लोग कह रहे हैं, ये बात रिसर्च इंस्टीट्यूट्स कह रहे हैं, ये जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं, ये बात नोबेल लॉरेट्स कह रहे हैं, और वर्ल्ड ओपिनियन डिवाइडेड है, तो इसको इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। ऐसे में एक बार फिर जो हमारी पॉलिटिक्स को लेके जो कल्पना थी, जो हम लोगों का जो एक पूरा विचार था, वो पूरा केंद्रित था संयम। इवन राम राज्य की भी जो कल्पना है उसमें यही बात है कि राजा का सबसे पहला कर्तव्य है संयम। संयम का मतलब है बैलेंस। और फिर से एक बार वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो बैलेंस, रेगुलेटेड इकोनॉमी, रेगुलेटेड पॉलिटिक्स के बारे में बात करने लगे। हमने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि अगर ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की कल्पना कर रहे हैं तो उसके साथ एक ग्लोबलाइज्ड गवर्नेंस की भी जरूरत है, जो कि सर्व कल्याण के बारे में सोचे, जो सबसे पहले गरीब के बारे में सोचे और बाद में जो ऑलरेडी पावरफुल लोग हैं, जो चंद लोग हैं, वर्ल्ड की 1% पॉपुलेशन जो सब कुछ कंट्रोल करती है, उसके बारे में बाद में सोचा जाए। एक कंपनी है जो सारी दुनिया को माल बेचती है, चाहे वो अमेजॉन हो। एक कंपनी है जो सारी दुनिया का डेटा अपने पास रखती है, चाहे वो फेसबुक क्यों ना हो। एक ही कंपनी है जिसके थ्रू सारे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन जाती है, चाहे वो गूगल क्यों ना हो। एक तरफ तो इतने पावरफुल कॉरपोरेशंस हैं जो अपने आप में एम्पायर्स हैं, जो ब्रॉन्ज एज के जो एम्पायर्स थे, जो ये रोमन एम्पायर्स थे, उनकी तरह इतने बड़े बड़े एम्पायर्स जो सारे वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं। और एक्चुअली देयर इज नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड बिकॉज दे कंट्रोल, दे डिक्टेट एवरीथिंग। और दूसरी तरफ इतने गरीब लोग हैं। आपने देखा होगा कि अभी जब लॉकडाउन चालू हुआ, मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक आदमी 30-35 साल का, जिसकी शक्ल देखने, झुर्रियां देख के, हाथ पांव देख के लगता था जैसे कि उसका बुढ़ापा उसको बचपन में ही आ गया हो, वो अपने बच्चे को यहाँ पे लाद के, छोटी बच्ची को यहाँ लाद के, ऊपर एक छोटा कुत्ता रखा हुआ था उसके ऊपर, और वो अपनी माँ को किस तरह से पकड़ के 2-2 बैग्स लादे हुए अपनी बीवी के साथ नंगे पांव गर्मी में घर जा रहा था। ऐसी लाखों पिक्चर्स आपने देखी होंगी। आपने देखा होगा किस तरह लोग भूख के कारण मरते हैं। आपने इथोपिया की पिक्चर्स देखी होंगी जहां पे निराला ने जैसे लिखा था, पेट पीठ मिलकर एक बूढ़ा चलता लाठी टेक। एक तरफ इतनी गरीबी, एक तरफ हॉस्पिटल्स नहीं है। आज यह हालत है कि लोगों को जलाने के लिए, लोगों को दफनाने के लिए जमीन नहीं मिल रही है, लाइनें लगी हुई हैं। एक तरफ इतनी परेशानी है और दूसरी तरफ आप रोज न्यूज़ में सुनते होंगे कि आज, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, एक्स कंपनी को इतने $billion इन्वेस्ट किए, आज इतने $billion इन्वेस्ट किए, आज उसका शेयर मार्केट इतना बढ़ गया, आज वॉल स्ट्रीट पे इतना मैसिव सेंसेक्स बढ़ गया। एक तरफ तो पैसे की बात सब तरफ चल रही है और दूसरी तरफ लोग इस तरह से भूख से मर रहे हैं, उनके पास इलाज नहीं है। ये जो डिस्क्रिपेंसी है हेल्थ को लेके, क्या ये चिंता का विषय नहीं है? इसीलिए फिर से सर्व कल्याण, जो राम राज्य की हमने कल्पना की है, आज फिर से लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप सीरियस पब्लिकेशंस पढ़ें, अगर आप सीरियस डिस्कशन सुने, तो एवरीबडी नाउ इज टॉकिंग अबाउट अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। और ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का जो सबसे पहला कर्तव्य बताया जा रहा है वो इस डिस्क्रिपेंसी को, हैव्स और हैव नॉट्स की, कम करने की, और सबको एक यूनिफॉर्म लेवल पे हेल्थ, क्योंकि वो जान है तो जहान है, वो प्रोवाइड करने की। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो न्यू वर्ल्ड है वो सर्व कल्याण के प्रिंसिपल पे बेस्ड होना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो ग्रोथ हो या डेवलपमेंट हो। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम लोगों ने ग्रोथ को ही डेवलपमेंट मान लिया, जबकि ग्रोथ जो है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव होती है, डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है। इसीलिए भारत में जो कॉन्सेप्ट है वो है विकास का। लोग बच्चों का नाम रखते हैं विकास। विकास हमेशा क्वालिटेटिव होता है। विकास का मतलब है कि आप जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, उन समृद्ध होते जाते हैं, वो समृद्धि सिर्फ पैसे में ही नहीं तौली जाए, वो समृद्धि जो है वो उनकी बुद्धि, जो एनलाइटनमेंट है, जो विजडम है, उसमें तौली जाए। इसीलिए देखिए, जो सिर्फ बड़ा हो जाता है, हमारे कहते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर,
पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ऐसे बड़प्पन का क्या फायदा? इसीलिए विकास का जो कॉन्सेप्ट है, हम लोग बात बहुत करते हैं डेवलपमेंट की, विकास की, लेकिन अल्टीमेटली इस विकास को हम लोग कितने ब्रिजेस बनाए, कितनी सड़कें बनाई, इसी पे लाके खड़ा कर देते हैं। कितने मॉल्स बनाए, कितने मल्टीप्लेक्सेस बनाए। हम ये नहीं कहते हैं कि वो ब्रिज बनाने से, वो सड़क बनाने से आम आदमी का क्या फायदा हुआ। क्या उसको हेल्थ मिली? क्या उसको हैप्पीनेस मिली? क्या उसको सुख मिला? जब हम इन चीज़ों के बारे में चिंता करना शुरू करेंगे, जब इसको लेके सारी की सारी गवर्नमेंट्स इसको अपनी टॉप प्रायोरिटी मानेंगी, तभी सर्व कल्याण होगा, और वो सिर्फ संयम से होगा। मुझे अभी कुछ दिन पहले एक यंग लड़के ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया जिसने मुझे झकझोर के रख दिया। उसने मुझसे बोला, अंकल मैं जहाँ सुनता हूँ, चाहे टीवी हो, चाहे न्यूज़पेपर्स हो, चाहे सोशल मीडिया हो, हर जगह लोग सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, इकोनॉमी का क्या होगा, इकोनॉमी का क्या होगा। लोग मर रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से जिया जाए। लेकिन जो वर्ल्ड के जितने पावरफुल लोग हैं वो एक ही बात करते हैं, इकोनॉमी का क्या होगा। क्या इकोनॉमी लोगों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय विचारधारा में हमेशा यह माना गया है कि जो अर्थव्यवस्था लोगों की सेवा के काम नहीं आती है, सेवा मीन्स सर्विस, वो व्यवस्था ही नहीं है। और ये बात सत्य है कि जो विश्व के जो 1% लोग हैं, जो मीडिया कंट्रोल करते हैं, पॉलिटिक्स कंट्रोल करते हैं, सारे वर्ल्ड के मार्केट को कंट्रोल करते हैं, और हम लोगों को एक इल्यूजन में रखते हैं एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग। मैंने बहुत साल, लगभग 20 साल एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिस की, तो मैं कुछ अथॉरिटी से बता रहा हूं। तो जो मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग से आपको इस इल्यूजन में रखते हैं कि यू आर फ्री, एक्चुअली आप फ्री हैं ही नहीं। और ये साइंस से भी प्रूव हो चुका है कि आप जो कुछ भी करते हैं वो आप एक पपेट की तरह किसी और के इशारे में करते हैं, आपको पता नहीं चलता है। इतने सबकॉन्शियस लेवल पे आपको आज पपेट एक मार्केट का स्लेव बना दिया गया है, और सारी की सारी इकोनॉमी जो है सिर्फ कंजम्पशन 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 ओरिएंटेड हो गई है। हम लोग बात करते हैं एक तरफ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन की, हम बात करते हैं फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन की, लेकिन डू यू रियलाइज वी आर लिविंग इन एन ओवर कम्युनिकेटेड सोसाइटी? क्या इतने कम्युनिकेशन की जरूरत है? क्या इतने इंफॉर्मेशन की जरूरत है? अगर आप ध्यान से देखें तो बिल्कुल नहीं। लोग आज एडिक्ट बनते जा रहे हैं इंफॉर्मेशन के। आज लोग एडिक्ट बनते जा रहे हैं शुगर के, लोग एडिक्ट बनते जा रहे हैं उस हर तरह के जंक फूड की जिससे आपका स्वास्थ्य खराब होता है। और इसीलिए देखिए, जो इम्यूनिटी एक नेचुरल गिफ्ट है ईश्वर की, आज वही गिफ्ट हमारे पास नहीं है, और सारी दुनिया इम्यूनिटी बढ़ाने की बात कर रही है, जो हमें फ्री में ईश्वर ने दिया, जिसके साथ हम पैदा हुए हैं। हमने उसी का विनाश कर डाला, सिर्फ इसलिए कि ये ग्रीड से भरी हुई इकोनॉमी ने हमको उस दिशा में जाने के लिए बाध्य कर दिया जहां पे सिर्फ विनाश है। और हमको जिसकी जरूरत है वो है सर्विस बेस्ड इकोनॉमी, या इंग्लिश में उसे बोले तो केयर इकोनॉमी। तो जो न्यू वर्ल्ड है उसमें मैं कल्पना करता हूं कि इकोनॉमी जो है हम सब सिटीजन्स को फोर्स करना चाहिए, इट शुड बी केयर बेस्ड इकोनॉमी, विच मीन्स सर्विस सेवा बेस्ड इकोनॉमी। और इसी से अगली बात निकलती है जो है हेल्थ की। यह हेल्थ की बात करना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेल्थ को ही लेके तो आज सब हम परेशान हैं। ये कोरोना आपकी जेब से पैसे तो निकाल नहीं रहा है, ये पॉलिटिशियंस के पावर को तो ख़त्म नहीं कर रहा है, पर आप देखिए बड़े से बड़ी गवर्नमेंट, चाहे अमेरिका की गवर्नमेंट हो, चाहे चीन की हो, चाहे भारत की हो, चाहे इटली की हो, स्पेन की हो, बड़ी से बड़ी जो गवर्नमेंट्स हैं जो इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 50 ट्रिलियन, 30 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन की है, सब की सब खस्ता पड़ी हुई है। इनके पास कोई ताकत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आज विश्व के पास हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है। हमने जो पैसा है वो बड़े बड़े मॉल्स और फ्लाईओवर्स और हमने बड़े बड़ी सिटीज बनाने में खर्चा किया, लेकिन हमने हेल्थ के ऊपर खर्चा नहीं किया। और किया तो ऐसा इतना महंगा कि आदमी वहां तक पहुंच ही ना सके।
दूसरी तरफ हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमने सारा फोकस जो है एलोपैथी के ऊपर किया। जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, ये पूरी की पूरी मरे हुए लोगों को डाइसेक्ट करके, जब आदमी मर जाता है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके इवॉल्व हुई है। ये प्रिवेंट नहीं कर सकती है, सिर्फ क्योर कर सकती है। मतलब ये उपचार नहीं कर सकती, सिर्फ इलाज कर सकती है। और इसीलिए आप देखिए पूरी सोसाइटी आज जो है वर्ल्ड की इलनेस, इट्स सिक। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज सिक बिकॉज ऑफ ओवर कंजम्पशन ऑफ अनहेल्दी थिंग्स। और इसको कोई इसलिए नहीं रोकता है बिकॉज द मॉडर्न मेडिकल जो पूरी जो इकोनॉमी है दैट लाइक सिक पीपल बिकॉज दे मेक मनी। ये जो हॉस्पिटल्स हैं डॉक्टर्स नहीं चलाते हैं, ये वही 1% जो लोग हैं वो इसको कंट्रोल करते हैं। और दूसरी तरफ आप इंडियन विचारधारा देखिए जो कि योगा और आयुर्वेदा बेस्ड है। योगा की जो साइंस है वो जिंदा आदमी को, जीवित व्यक्ति को समझ के की गई है। पतंजलि ने आज से हजारों वर्ष पहले जिंदा लोगों को ही समझ के ये बता दिया था हमारे अंदर कितनी नाड़ियां हैं, कैसे शरीर चलता है, खून का प्रवाह कैसे होता है। जब ये सारी की सारी दुनिया ये समझती थी कि जो ब्लड है बॉडी में वो स्थिर है, जितना एक बार भर दिया और वही ब्लड बॉडी के अंदर है, तब हम जानते थे कि ब्लड जो है उसका फ्लो बॉडी के अंदर होता है एंड इट इज कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस्ड इन अवर बॉडी। इसीलिए जो योगा है वो पूरी ब्रेथ बेस्ड है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी की जो साइंस है ब्रेथ से चलती है। और इसीलिए आप देखिए आज सारा जो खेल है वो ब्रेथ बेस्ड है। हम मास्क क्यों पहन रहे हैं? ब्रेथ से कीटाणु अंदर ना जाए। आज डॉक्टर्स बता रहे हैं कि किस तरह से ब्रीदिंग की जाए तो आपकी इम्यूनिटी बढ़े। आज आयुर्वेदा के ही कॉन्सेप्ट्स वापस आ रहे हैं। हल्दी खाओ, लौंग खाओ, काढ़ा पियो, अपने आसपास के हर्ब्स का इस्तेमाल करो और किस तरह से अपनी बॉडी को कोरोना से बचाओ। मेडिकल साइंस, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, वो वैक्सीन तो लेके आएगी शायद, वो भी पता नहीं है, लेकिन वो खुद आज दे हैव नो आंसर्स एंड पीपल आर लुकिंग बैक, दे आर लुकिंग एट योगा एंड आयुर्वेदा। क्योंकि जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो आपको कहीं कुछ बीमारी हो उसको कुछ वक्त के लिए ठीक कर सकती है, लेकिन जो बॉडी की जो साइंस है वो मेंटल स्ट्रेंथ से चलती है। वो सिर्फ योगा और आयुर्वेदा से ही मिलता है, वो मेडिटेशन से मिलता है। वो अपने दिमाग में जो आपका जो चित्त है उसमें जो वृत्तियां पैदा होती हैं, विच मीन्स जैसे एक तालाब शांत होता है उसमें जो रिपल्स होती हैं, उनको ख़त्म करने के लिए ही पूरी मेडिटेशन की साइंस है। इसलिए एक बार फिर भारतीय विचारधारा पूरे विश्व के काम आ सकती है। हम सारे विश्व को हेल्थ को लेके एक नई दिशा दिखा सकते हैं और योगा और आयुर्वेदा के कॉन्सेप्ट्स को किस तरह से मॉडर्न मेडिकल साइंस के साथ एक समन्वय के साथ, एक सिनर्जी के साथ हम एक नई पूरी की पूरी जो है आइडियोलॉजी, एक नई फिलॉसफी जो है हेल्थ को लेके दुनिया के लोगों का उपचार कर सकते हैं और इस विश्व को हेल्दी बना सकते हैं। कभी आपने सोचा है जिंदा रहने के लिए सिर्फ दो ही चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हाउ टू लिव एंड हाउ टू लव। वर्ल्ड की कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई स्कूल ये बच्चों को नहीं पढ़ाता। हाउ टू बी सिंपल, हाउ टू बी हम्बल, कोई नहीं पढ़ाता। आज सारी दुनिया में जो लड़ाई है, अमेरिका में जो लड़ाई चल रही है रेसिज्म को लेके, जस्टिस को लेके, सोशल जस्टिस को लेके, इक्वालिटी को लेके, फ्रीडम, लिबर्टी, प्रोग्रेसिव वैल्यूज को लेके, कौन सा ऐसा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है जो बच्चों को यूनिवर्सली ये पढ़ाती हो दैट हाउ टू रिस्पेक्ट अदर्स? क्या इसके लिए भी 12 साल का एक कोर्स नहीं होना चाहिए? हाउ टू ट्रीट पीपल इक्वल। इसके अलावा हम जो पढ़ाते हैं दैट इज ऑल डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड, और उसके बाद हम कहते हैं कि प्रोटेस्ट करो, रेसिज्म के अगेंस्ट लड़ाई लड़ो। जो बच्चा फर्स्ट आता है उसको बहुत इज्जत मिलती है, और जो बच्चा फर्स्ट नहीं आता है उसको ह्यूमिलिएट किया जाता है, उसको ऐसा फील कराया जाता है कि वो लूजर है। हमने सक्सेस की पूरी डेफिनेशन जो है मार्क्स बेस्ड कर दी है, ना कि वैल्यू बेस्ड। और यहीं पे इंडियन वैल्यू काम आती है। भारत में जो शिक्षा थी उसको विद्या बोलते हैं। सरस्वती को हमने विद्या की गॉडेस माना है। और अगर आप देखें सरस्वती के हाथ में तानपुरा भी है, किताब भी है, कमल भी है, साथ में डव्स भी हैं। मतलब
she has so many motives and metaphors around her, which include peace, which includes non-violence, which includes art, culture, music, the higher, finer arts, which also to discover the beauty of the nature. इट्स अ टोटली, अगर उसको स्टडी करें, कभी मैं अलग से एपिसोड करूंगा सिर्फ सरस्वती पे, क्योंकि मैं सरस्वती का बहुत बड़ा भक्त हूं. इट इज़ अ कंप्लीट होलिस्टिक एजुकेशन विच इज़ विद्या. कोई भी विद्या बिना संस्कार के सिर्फ एक डिग्री मात्र है. इस दुनिया में हमने वैल्यूज़ की, संस्कारों की बैंकरप्सी क्रिएट कर दी है. वी प्रोड्यूस कॉर्पोरेट स्लेव्स एंड दैट ऑल्सो ओनली दोज हु आर प्रिविलेज्ड. ऐसी एक डिस्क्रिपेंसी है कि जो हार्वर्ड में पढ़ता है उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू है, और एक गरीब बच्चा जो एक डेवलपिंग इकोनॉमी में बड़ा हुआ है, जिसको मौका ही नहीं मिला अच्छे एजुकेशन का, उसको हमने दुनिया से काट फाट के अलग फेंक दिया है. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन? सो दिस ग्लोबलाइजेशन इज अ फार्स. दिस हायर एजुकेशन इज अ फार्स. आज सारी दुनिया आफ्टर पेंडेमिक is writing that generalists are better than specialist people, because specialization makes you narrow. It keeps you away from so many things in life that you do not lead your life to the fullest. In fact, आप अपनी ज़िंदगी को इतने संकुचित, इतने छोटे दायरे में जीते हैं, और यही कारण है कि जो लोग, ये जो स्पेशलिस्ट हैं, जो ग्लोबलाइज वर्ल्ड को चलाते हैं, इन लोगों ने भी दुनिया को इतना डिस्क्रिमिनेट कर दिया है कि आज जिसको बेनिफिशरी है इस ग्लोबलाइजेशन का वो, और जो विक्टिम है इस ग्लोबलाइजेशन का, उनके बीच इतनी बड़ी खाई खड़ी हो गई है कि आज वर्ल्ड, जो सोसाइटी है, जिसका जो आधार ट्रस्ट होना चाहता है, वही टूट गया है. ना देश एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, ना कल्चर से एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, और इसके कारण सारा का सारा वर्ल्ड आज वापस ट्राइबलिज्म की तरफ जा रहा है, वापस नेशनलिज्म की तरफ जा रहा है. इसका एग्जाम्पल है अमेरिका, इसका एग्जाम्पल है ब्रेक्सिट, इसका एग्जाम्पल है चाइना, इसका एग्जाम्पल है फ्रांस, इसका एग्जाम्पल है इंडिया, और तमाम विश्व की जो कंट्रीज़ हैं एक बार फिर से अपने कल्चर को एम्पावर करने के लिए असर्ट कर रही हैं अपने आप को. एंड दैट्स वाई द वर्ल्ड इज़ ब्रेकिंग अपार्ट. और ये मेरे को सोचने के लिए मजबूर करता है कि ये क्या चीज़ें हैं जिनको सॉल्व करने से ही सर्व कल्याण हो सकता है. तो आई एम गोइंग टू आस्क यू फ्यू टफ क्वेश्चन. बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो पूरा का पूरा जो ग्लोबलाइजेशन हमने कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन के नाम पे पैदा किया है, क्या आपको वाकई इतने कम्युनिकेशन की ज़रूरत है? अगर इतने सारे कम्युनिकेशन की ज़रूरत है तो मुझे ये बताइए कि आपने अभी से 20 मिनट पहले कौन सा मैसेज पढ़ा था, क्या आपको याद भी है? आज सुबह आपका किसी से क्या कम्युनिकेशन हुआ था, आपको याद भी है? आज नौबत यह आ गई है कि हम हेडलाइन पढ़ते हैं, कंटेंट पढ़ते नहीं हैं. हम लोग डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप की जगह सिर्फ सुपरफिशियल हाय हेलो की रिलेशनशिप पे आ गए हैं. फ्री मार्केट के नाम पे जो ओवर कम्युनिकेशन हमने क्रिएट कर दिया है, उसके कारण हमने इतनी चॉइसेस भी क्रिएट कर दी हैं दैट टुडे वी आर लिविंग इन वर्ल्ड ऑफ चॉइसेस. एंड बिकॉज ऑफ दीज चॉइसेस मैं एक एपिसोड करने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा साइंटिफिकली किस तरह से आज सारी दुनिया का जो स्ट्रेस का कारण है, एंजाइटी का कारण है, डिप्रेशन का कारण है, टूटते हुए रिलेशनशिप्स का कारण है, उसके पीछे ओवर कंजम्पशन है, उसके पीछे चॉइसेस हैं. Human mind is not trained to choose out of so many choices, because life is already complex, and if you overburden it with so many choices, आज होलसेल मार्केट में जाते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, आप देखिए जो बच्चे हैं वो घंटों घंटों पैकेट्स उठा के रखते हैं, फिर वापस रखते हैं, फिर ये पैकेट रखते हैं, वो रखते हैं. आपसे कोई बोले शाम को खाना खाने कहाँ चलना है, आधा पौन घंटा आप कंफ्यूज रहते हैं कि आपकी चॉइस क्या होनी चाहिए. आप स्विगी और जोमेटो में ऑर्डर करते हैं, आप कंफ्यूज रहते हैं आपकी चॉइस क्या होनी चाहिए. आपको कुछ नहीं पता है. हमें लग रहा है हमें बहुत इंफॉर्मेशन मिल रही है, बट वी आर बिकमिंग डम्बर एंड डम्बर एवरी डे. What is the point of such globalization, which is not governed by a globalized interest? Don't you think we should have a globalized government which works only for global interest for the entire globe? ये सवाल आप सोचिए और इससे जुड़ते हुए तमाम सवाल उठाइए.
तब आपको समझ में आएगा कि अंततः अगर एक नया वर्ल्ड बनना है, इफ न्यू वर्ल्ड हैज टू बी क्रिएटेड, इट हैज टू बी बेस्ड ऑन इंडियन फिलॉसफी, इंडियन आइडियोलॉजी, इंडियन वैल्यूज, जो कि ओरिजिनल वैल्यूज हैं। तो अंत में आपसे कहूंगा, एक बार फिर से चिंतन करिए, मनन करिए, पढ़िए, अध्ययन करिए, सोचिए कि जो नई दुनिया है क्या वो भारत के इन सिद्धांतों पर हो सकती है। नंबर 1 सादगी, दूसरा संयम मीन्स बैलेंस बिटवीन एवरीथिंग, द यूनिवर्स, द कॉस्मोस, द नेचर एंड आवर ओन एक्शंस। थर्ड समाज मीन्स कम्युनिटी, हम जो भी करें क्या उससे कम्युनिटी का फायदा है। परिवार भी एक कम्युनिटी है और कई परिवारों को जोड़ के ही समाज बनता है, उन्हीं समाज को जोड़ के एक राष्ट्र बनता है। सो कम्युनिटी, समाज। चौथा सेवा, सर्विस, हम जो भी करें क्या वो इस दुनिया के किसी काम आ सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट संस्कार, विच मीन्स वैल्यूज। ये जो ग्लोबलाइज वर्ल्ड ने वैल्यूलेस सोसाइटी बना दी है, हम उसमें किस तरह से फिर से वैल्यूज को, संस्कारों को वापस ला सकते हैं। अदरवाइज व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अ सिलिकॉन एज which does not serve the purpose of the society. तो दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो कोरोना की जो समस्या दुनिया के सामने खड़ी हुई है, इसके पीछे ग्लोबलाइजेशन बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट नहीं हूं, प्रोवाइडेड वी हैव अ ग्लोबलाइजेशन विद अ ग्लोबल गवर्नमेंट एंड विद ओनली वन पर्पस, दैट इज द इंटरेस्ट ऑफ everyone on the globe. Without that global interest, globalization has no meaning. तो जो ये नया वर्ल्ड है, न्यू वर्ल्ड, इसकी जो हम कल्पना कर रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं, अगर ये नए वर्ल्ड को की रचना करनी है तो इट हैज़ टू बी बेस्ड only on one philosophy, and which is not communism, which is not democracy, which is not capitalism, which is not liberalism, and which is not all these things, which is only ह्यूमैनिज्म। एंड ह्यूमैनिज्म का मतलब यह है कि हर ह्यूमन बीइंग का वर्ल्ड के रिसोर्सेज पे उतना ही हक होना चाहिए जितना किसी और का। ये जो हम इकोनॉमिक्स में जीडीपी की बात करते हैं, इसमें हर ह्यूमन बीइंग की हैप्पीनेस, हर ह्यूमन बीइंग का जो कल्याण है, उसका भी फैक्टर इन होना चाहिए। और यहां पे भारतीय विचारधारा आती है, सर्व कल्याण। अंत में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जिस सिलिकॉन एज पे हम गर्व करते हैं, वो सिलिकॉन जिससे माइक्रोचिप बनती है, वही सिलिकॉन जिससे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं, आज वही सिलिकॉन एज जो है सिलिकॉन फॉर सेल्फ इंटरेस्ट बन के रह गया है। नाउ इट्स टाइम टू शिफ्ट टू सिलिकॉन फॉर सोसाइटी, मतलब सर्व कल्याण। तो दोस्तों, आप भी सोचिए, अपने आप से सवाल पूछिए और देखिए कि सर्व कल्याण किस में है। धन्यवाद, गुड इवनिंग, गुड नाइट एंड बी हैप्पी।